सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, आईयूपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित आयोजित इस 934वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ। आज का वेबिनार शुरू से करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर अमतुल्ला सैफी हलोलवाला मैम। मैम एक समर्पित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि डॉक्टर वीएच दवे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पूर्ण की है। वर्तमान में वे अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं। वे ऑनलाइन परामर्श के माध्यम से होम्योपैथी का अभ्यास कर रही हैं और अनेक रोगियों को लाभ पहुंचा रही हैं। मैम का उद्देश्य प्राकृतिक एवं सुरक्षित चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। उनकी निष्ठा और सेवा भावना उन्हें एक उत्कृष्ट होम्योपैथिक चिकित्सा भी बनाती है। मैम से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू डॉक्टर स्वप्निल। सो मैं अभी अपनी स्लाइड शेयर कर रही हूँ, तो क्या एवरीवन इज एबल टू सी? यस मैम, स्लाइड विजिबल है आपकी। ओके सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। सो यूजुअली हम प्रेस्क्राइब करते हैं हमारा सिम्टम सिमिलैरिटी पे बेस्ड होके, हमारी रिपर्टरीज यूज करके प्रिसिशन के साथ हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि सिमिलिमम दी जाए पेशेंट को। बट अक्सर क्या होता है, क्रॉनिक केसेस में केसेस रिलैप्स होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो अलग फॉर्म चेंज होके वापस आते हैं या उससे भी वर्स्ट फॉर्म में वापस आते हैं। तो ये क्यों होता है? हनीमन को सेम क्वेश्चन अप्रोक्स 200 इयर्स पहले हुआ था। 200 साल पहले यही क्वेश्चन ने हनीमन को कंसेप्ट ऑफ मायाजम ये ढूंढने पे मजबूर किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मायाजम इन डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस। इज इट अ प्रैक्टिकल यूटिलिटी और theoretical burden? सो मायाजम समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस डिसीज. So the disease is the totality of the effects by which, wait, yeah. So disease is the totality of the effects by which we recognize or perceive the action of a peculiar order of subversive forces upon an organism which is exceptionally or specially adapted to or prepared for the reception. ये डॉक्टर हेम्पल ने दी हुई डिसीज की डेफिनेशन है, जो डॉक्टर जे.एच. एलन ने उनकी क्रॉनिक मायाजम ऑफ स्यूडोसोरा सोरा वाली बुक में अच्छे से दी हुई है। सो ये हो गई थोड़ी थियोरेटिकल कि डिसीज क्या है। अभी इसे समझते हैं कि डिसीज सबवर्सिव, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हुआ है सबवर्सिव फोर्स। सबवर्सिव फोर्स यानी विनाशकारक, जो खत्म कर सके किसी भी चीज को, जो खत्म करने की ताकत रख सके, उसके वो फोर्स का एक्शन हमारे ऊपर, हम ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो एक्सेप्शनली हम उससे अडेप्टेड है या फिर हम उससे रिसीव करने के केपेबल है, ठीक है, उन सारी कॉजेस का इफेक्ट्स और उस चीज की टोटालिटी, दैट मेक्स अ डिसीज, दैट मेक्स अ डिसीज प्रोसेस। ठीक है, तो डिसीज सिंपली वाइटल ऑर्गेनिज्म का डिस्टर्बेंस है एज पर हनेमन्स फिलॉसफी, एज पर हनेमन्स थियोरी। सो दिस इज व्हाट डिसीज अकॉर्डिंग टू हेम्पल। सो अब मायाजम क्या है? सो मायाजम की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि वो एक डायनामिक इन्फेक्शन है। डायनामिक का मतलब क्या है कि कोई फोर्स जो अभी एक्शन में है, ठीक है, कोई एक ऐसी मतलब कोई भी फोर्स जो अभी गति में है। मायाजम इज अ डायनामिक इन्फेक्शन वाइटल फोर्स का। अभी वो इनहेरिटेड भी हो सकता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है। अभी इनहेरिटेड हो या एक्वायर्ड हो, पर वो एक ऑर्गेनिज्म को प्री डिस्पोज करता है टू द
sufferings, to the chronic sufferings. So this is the एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है मायाज्म की कि इट इज अ डायनामिक इन्फेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड, दैट प्रीडिस्पोजेस द ऑर्गेनिज्म टू क्रॉनिक सफरिंग। अभी हनेमन ने ऐसा कहा है कि कोई भी क्रॉनिक डिसीज ऐसी नहीं है, ठीक है, फिर चाहे वो वेनेरल ही क्यों ना हो। वेनेरल पहले के जमाने में यूज होता हुआ एक वर्ड है, जो आज के जमाने में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी कहते हैं उसे। सो कोई भी क्रॉनिक डिसीज नहीं पैदा होती विदाउट द सोरा मायाजम। सो वी नो सोरा इज द मदर ऑफ ऑल मायाजम, ठीक है। सोरा एक ऐसी सॉइल है जहां से हर एक चीज उत्पन्न होती है। नो क्रॉनिक डिसीज कैन अराइज विदाउट सोरा। हर एक इंसान के अंदर आज सोरा है ही है, बिकॉज उसके बिना ना कोई एक्यूट डिसीज भी इवन आपको अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज दैट ऑल्सो वांट द सॉइल ऑफ द सोरा और एनी क्रॉनिक मायाजम टू बी देयर, ओके, टू फ्लरिश इट। सो हर एक मायाजम, मतलब एलन ने उसको एक क्रिएटिव फोर्स कहा है। एलन हैज सेड द मायाजम इज अ क्रिएटिव फोर्स modifying every manifestation of the individual life. Thus, miasm is the blueprint of disease reaction, determining how a person falls ill, reacts and recovers. It बहुत अच्छे से लिखा है कि मायाजम हमें एक ब्लूप्रिंट देता है, ठीक है। मायाजम हमें किस चीज की ब्लूप्रिंट देता है, तो डिसीज कैसे रिएक्ट कर, मतलब डिसीज के सामने हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे हम बीमार पड़ेंगे, कैसे रिएक्शन आएगा हमारा, और कैसे हम उस डिसीज से इवन रिकवर होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उसके बाद क्या क्या सीक्वल होने के चांसेस है, ये सब हमें मायाजम दिखाता है। सो मायाजम इज रियली इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्योंकि मायाजम के बिना, वेट, क्योंकि मायाजम के बिना देर इज नथिंग जो कुछ भी हो सके, ठीक है। सो एलन के हिसाब से मायाजम कोई कंटेजियस प्रिंसिपल नहीं है, बट वो एक डायनामिक प्रिंसिपल है। इवन मायाजम भी एक डायनामिक, जबकि हनेमन ने उसे थोड़ा बहुत कंटेजियसली समझाया है। जैसे सोरा को उन्होंने इच मायाजम और स्केबीज मायाजम के हिसाब से समझाया है, और साइकोटिक को गोनोरियल इन्फेक्शन, सिफिलिटिक को सिफिलिटिक वायरस वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से सिखाया है। बट एलन हैज सेड दैट इट इज अ डायनामिक एक्शन, इवन हनेमन हैज आल्सो सेड दैट इट इज अ डायनामिक एक्शन, बट एलन हैज सेड दैट इट इज अ क्रिएटिव फोर्स, एंड एट नो टाइम, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वाइटल फोर्स अपने आप इस चीज को, मतलब मायाजम से अपने आप फ्री हो सके विदाउट एनी असिस्टेंस, एंड दैट असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द होम्योपैथिक रेमेडी। So miasm are the dynamic energies and not just material contagious. So this is the miasm. बेसिक मायाजम ये है कि एक डायनामिक इन्फेक्शन है वाइटल फोर्स का। अब वो इनहेरिटेड भी हो सकता है, मदर फादर से मिल सकता है, बिकॉज वो ट्रांसमिसिबल है। इट कैन गो टू जनरेशन। इसलिए आज कोई भी एक पर्सन ऐसा नहीं है जो मायाजम फ्री हो या खुद को ऐसा बोल सके कि नहीं भाई मुझे इवन सोरा भी नहीं है। So that could be transmissible. So that predisposes the organism to the chronic suffering. So miasm is important in clinical practice to determine what miasm person is suffering from. किस मायाजम से पेशेंट सफर कर रहा है वो जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सिम्टम सिमिलैरिटी ही बेसिस नहीं है सिमिलिमम फाइंड आउट करने का या फिर पेशेंट को क्योर करने का। हनेमन को इतनी डिफिकल्टीज हुई क्यों? बिकॉज ऑफ दिस मायाजम। ये एक डीप सीटेड क्या बोलते हैं डिसीज है जो जिससे बाकी और सारी चीजें निकलती है। सो मायाजम, टू नो द मायाजम इज रियली इंपॉर्टेंट। सो व्हाई मायाजम? वी ऑल नो, सबको मायाजम की पूरी हिस्ट्री पता है कि हनेमन एक्यूट डिसीजेस सक्सेसफुली क्योर कर सकते थे, बट क्रॉनिक डिसीजेस बार बार वापस आती थी, फॉर्म चेंज करती थी, या फिर पिलिएटिव ट्रीटमेंट के बाद और ज्यादा वर्स हो जाती थी। बट हनेमन ने रियलाइज किया कि ये जो डिसीजेस आ रही है वो कोई फ्रेश इलनेसेस नहीं है, मतलब कोई नई नई डिसीज नहीं आ रही है हर बार। वो हमेशा अलग अलग एक्सप्रेशन है, वो एक डीप सीटेड डिसऑर्डर के। ये हनेमन ने रियलाइज किया कि इट इज अ मायाज्मेटिक डिस्क्रेशिया। डिस्क्रेशिया मतलब विकृति। any abnormal state of a body could be called as dyscrasia. So miasmatic dyscrasia of the vital force, मतलब समझ लो एक ही पेड़ है और उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, सो दैट पेड़ इज द मायाजम
and that different branches is the different expression of that deep seated disorder, that is the miasm. So इस हिसाब से मतलब ऐसे that's how Hahnemann came to the theory or the concept of the miasm. Majorly the three miasms, that is sora, syphilis, psychosis. लेटर जेएच एलन ने इस मायाज्मेटिक थियोरी को थोड़ा एक्सपांड करते हुए उन्होंने एक स्यूडोसोरा, दैट इज द ट्यूबरक्यूलर मायाज्म का इन्वेंट मतलब डिस्कवरी की। दैट स्यूडोसोरा उन्होंने ये उसके पीछे का लॉजिक ये था कि कुछ डिसीजेस कैटाबॉलिक स्टेट्स की थी, मतलब ना तो वो पूरी तरह से सोरिक थी, ना तो वो सिफिलिस थी, इसलिए उन्होंने एक न्यू टर्मिनोलॉजी का इन्वेंट किया, दैट इज द स्यूडोसोरा, which is not properly sora, which is not properly syphilis, but it is a combination of sora and syphilis जो tubercular है। so this is why miasm। नाउ अभी एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है जो प्रैक्टिकल हमें यूजुअली थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती है उस चीज के लिए, सेकेंडरी डिसीज और सीक्वली। अभी हमें पता है दैट देयर इज अ लेटेंट मायाजम, हम सब में अभी मायाजम है प्रेजेंट और लेटेंट फॉर्म में है, मतलब कि अभी एक्टिव नहीं है। अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई बीमारी से अभी राइट नाउ सफर कर रहा है, देन इट इज एन एक्टिव मायाजम, बट फिलहाल पेशेंट इज suffering from nothing, no any manifestation, then it doesn't mean that he is free from or he or she is free from any kind of miasm. It means that miasm is in its latent form। ठीक है, तो जब ये internal chronic miasm अराउज्ड होगा मतलब बाहर निकलेगा, उसकी एक्शन दिखाएगा। अब वो किस किस हालतों में हो सकता है, किन किन हालातों में ये हो सकता है। तो सपोज कोई भी एक्यूट मायाजम, जैसे कि कोई भी एक्यूट एपिडेमिक कंटेजियस डिसीज फैल गई, या कोई भी दूसरी एक्साइटिंग कॉजेस की वजह से कोई भी एक्यूट डिसीज हुई, तो उस वजह से जो लेटेंट मायाजम है वो भी बाहर निकलेगा, बिकॉज उसको सिर्फ एक एक्साइटिंग कॉज चाहिए होगा टू फ्लरिश इट आउट, राइट। ऑफन एट देयर क्लोज, मतलब एक्यूट वी नो, अभी एक्यूट डिसीज का हमें पूरा पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट डिसीज, कि उसका ऑनसेट एक्यूट होगा, उसका ड्यूरेशन शॉर्ट होगा, और उसका प्रोग्रेस आइदर इट रिकवरी और आइदर इट लीड्स टू डेथ। ठीक है, अभी शॉर्ट रिकवरी में यूजुअली पेशेंट खांसी सर्दी लेके आते हैं, और यूजुअली 10-15 दिन हो जाते हैं, कभी कभी खांसी स्टार्ट ही है उनकी, बिल्कुल बंद नहीं हो रही, अभी थोड़ा प्रोडक्टिव कफ, ड्राई कफ था अभी प्रोडक्टिव कफ निकल गया है, तो मेजरली मैंने बहुत प्रैक्टिशनर्स को ऐसा कहते सुना है कि ठीक है अभी कफ निकल रहा है तो अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये बात भी है। बट वो क्या है कि वो जो अब प्रोडक्टिव कफ बन गया है वो उसका क्रॉनिक मायाजम दिखा रहा है। वो एक्यूट मायाजम मतलब कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, एक्यूटली हुआ, बट नाउ इट हैज गॉन इनटू और द एक्यूट मायाजम हैज बीन सबसॉर्ब्ड एंड नाउ इट हैज चेंज्ड इनटू क्रॉनिक मायाजम। ठीक है, क्रॉनिक मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोसेसेस निकल के आ रहे हैं क्रॉनिक मायाजम के, जो हम यूजुअली एक्यूट ट्रीटमेंट के वक्त मिस आउट कर देते हैं। ठीक है, एक्यूट आया केस, ट्रीटमेंट दी, बट फिर भी पेशेंट ऐसा बोलते जा रहा है थोड़े दिन के लिए कि अभी भी डलनेस लग रही है, वीकनेस लग रहा है, तो इट मींस कि देयर इज आल्सो नीड ऑफ एंटी मायाज्मेटिक ट्रीटमेंट इवन आफ्टर द एंड ऑफ एक्यूट डिसीजेस, और इवन आफ्टर द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डिसीजेस। सो सेकेंडरी डिसीज और सिक्वली ऑफ सेकेंडरी डिसीज यही है कि जब इंटरनल क्रॉनिक मायाजम आफ्टर द वायलेंट एक्शन ऑफ सम एक्यूट मायाजम जब अराउज होता है, तो एट देयर क्लोज वो अपना कुछ सिक्वली या सेकेंडरी प्रोसेसेस छोड़ जाता है, और हमें लगता है एक्यूट मेलेडी की वजह से है, जबकि ये बात नहीं है। दे आर द सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोसेसेस ऑफ क्रॉनिक मायाजम that have been overlooked in the treatment of the acute miasm। सो इन प्रैक्टिस मेजरली मायाजम हमें क्या हेल्प करता है, तो वो जो क्वेश्चन होता है व्हाई बिहाइंड द रिकरेंस, या व्हाई बिहाइंड द सप्रेशन एंड क्रॉनिसिटी, ये सब हमें मायाजम एक्सप्लेन करके देता है कि बार बार डिसीजेस क्यों हो रही है, ये सप्रेशन हुआ है तो अब इसके बाद डिसीज कहाँ जा सकती है, या फिर कहाँ होके आई है डिसीज, या फिर उसकी क्रॉनिसिटी, ये सारी चीजें हमें मायाजम से पता चलती है। इट हेल्प्स recognize the inherent tendencies that predisposes a patient, because कुछ कुछ मायाजम के मैनिफेस्टेशन, सेकेंडरी टर्शियरी मैनिफेस्टेशन हमें ये बताएंगे कि पेशेंट की इनहेरिटेड टेंडेंसीज है या एक्वायर्ड टेंडेंसी है, पेशेंट
कोई चीज से प्रीडिस्पोज है या नहीं है। मेजरली प्रीडिस्पोजिशन और इडियोसिंक्रेसी, आप सबने सुना होगा इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी इज नथिंग बट वाइटल फोर्स का ओवर रिएक्शन है कोई भी स्टिम्युलस के सामने। जैसे कि मान लो कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स से कोई पेशेंट बेहोश हो रहा है, सो दैट इज एन इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट, मतलब बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव पेशेंट है। दैट ऑल्सो शोज अ मायाजम कि किस मायाजम से वो बिलोंग करेगा, तो वो इतना ओवर सेंसिटिव। यूजुअली सोरा पेशेंट्स आर रियली ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स। ये सारी चीजें हमें मायाजम से पता चलेगी। अदर थिंग कि सिम्टम सिमिलैरिटी के अलावा भी कोई एक डेप्थ ऑफ डायमेंशन है केस में, तो वो है मायाजम। It adds a dimension of depth beyond symptom similarity. Thus, miasmatic diagnosis completes the individualization. It doesn't replace it. Usually हम क्या करते हैं, सिम्टम के बेस पे दे दी मेडिसिन, ठीक हो गया, देख लेंगे बाद में। यूजुअली दिस इज नॉट द केस। अगर मायाजम भी आप इन सिम्टम सिमिलर, मतलब इन माय लास्ट लेक्चर, इफ एनीबडी इन दिस have attended the my last session, I have told कि जब symptom similarity मतलब totality बनाते हैं, तो we need to match the symptom as well as the pace pathology but also the miasm that is active right now। जो अभी dominant है miasm, वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर से ही हम सिमिलिमम मेडिसिन ज्यादा अच्छे से दे सकेंगे। सो वो इंडिविजुअलाइजेशन में एक स्टेप हमें और आगे ले जाती है, वो रिप्लेस नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कोई साइकोटिक पेशेंट, मतलब कोई ऐसा सिम्टम वाला पेशेंट आया जो पूरी तरह से साइकोटिक हो, बिना सोचे समझे थूजा दे दी। It is not the case. What if the patient goes for medorinum? What if the patient goes for nitric acid? What if the patient goes for causticum? Every each one of the remedy belongs to psychotic remedies. So कौन सी रेमेडी कौन सा डोमिनेंट मायाजम कवर करती है, दैट वो भी हमें जानना उतना ही जरूरी है मायाजम समझते वक्त। So let's go ahead. Basic four miasms we are going to describe here. We all know about SORA, deficiency है और hypersensitivity है। Pseudosora instability है, बहुत ही ज्यादा instability patient is a tubercular patient। Alternating energy है, alternating moods है। Psychosis is all about overgrowth, suppression, and syphilis is, we all know that is a destruction and decay. So start with the very first miasm, that is SORA, the miasm of deficiency। उसका एसेंस क्या है कि फंक्शनल डिसऑर्डर बिफोर स्ट्रक्चरल चेंज। सोरा इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस। उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मैनिफेस्टेशन में उसका मेजर रोल डिस्टर्बेंस में रहेगा, कि वो फंक्शंस को डिस्टर्ब कर रहा है। द ओनली थिंग इज एट द प्राइमरी लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन देगा, जस्ट लाइक अ इच। आई हैव रेड समवेयर कि जो सोरा है वो इच ऑफ द स्किन नहीं है, बट वो इच ऑफ द सोल है। ठीक है, मतलब इच ऑफ द सोल, दैट इज द आत्मा की वो जो इच है, खुजली है, वो है सोरा। वहां से स्टार्ट होता है। इवन डॉक्टर कैंट हैज सेड दैट सोरा टोटली सोल से, मतलब विल से बिगिन होती है, इच्छा से बिगिन होती है सोरा। ठीक है, सो एसेंस इज फंक्शनल डिसऑर्डर बिफोर स्ट्रक्चरल चेंज। So SORA, irritability, majorly hypersensitivity. This is the basic SORA manifestation. Irritability, hypersensitivity, dryness, itching, burning, constipation, malnutrition. This is all the SORA, the miasm of deficiency. Now there is a anxiety, fear of failure. These are the mental soric manifestation. So anxiety, fear of failure, despair, alternating with hope. सोरा में एक वो है कि उसके पास डिस्पेयर है, बट देयर इज ऑल्सो होप टेंट, मतलब उसके पास एक होप भी है, एक आशा भी है सोरा के पास। एंड दैट इज ऑलवेज, होपफुलनेस इज पिक्यूलियर फॉर द सोरा, कि अभी भी पेशेंट को होप है कि नहीं वो ठीक हो जाएगा। कुछ कुछ पेशेंट ऐसा आता है ना कि मुझे नहीं लगता ये बीमारी मेरी ठीक होगी, पर कुछ कुछ ऐसा आता है अरे ये कुछ नहीं है, अच्छा हो ही जाएगा। दैट इज मेजरली द सोरा, एटलीस्ट डोमिनेंट अभी मायाजम सोरा है उसका। So SORA is the mother of all chronic diseases. We all know, हनेमन ने कहा है कि सारी डिसीजेस सोरा से ही आई है। और सोरा का सप्रेशन, दैट इज द वर्स्ट।
worst of all the suppression. ये कहा जाता है कि suppressed SORA patient always lives in some kind of unrest. वो इतना restless होगा, suppressed SORA बहुत ज्यादा restless होगा, उसका हर एक मतलब it has been said that each fiber of the SORA vibrates so much that yet cannot found the outlet. उसकी जो बाहर नहीं निकाल सकेगा. So the primary manifestation we all know, that is the dryness, burning, internal itching, intolerable itching, worse by external heat. ये सारा सोरा का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है. अब जब सोरा सप्रेस होगा, राइट, ऑलवेज सोरा सप्रेसेस. यूजुअली हम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन सप्रेस करते हैं सोरा में, और वो जाता है इंटरनल डिसीज बनने के लिए, बिकॉज हमारा वाइटल फोर्स द ही इट वर्क्स दिस वे कि वो सबसे पहले लीस्ट ऑर्गन पे या फिर लीस्ट मैनिफेस्टेशन देगा, बाहर के ऑर्गन्स पे ज्यादा वो मैनिफेस्टेशन देगा, रादर देन डैमेजिंग टुवर्ड्स द इंटरनल ऑर्गन्स. ये हम सबको पता है कि दिस इज द चैनल थ्रू विच our vital force works, our vital force throughout the disease process, right? तो अभी external manifestation आ रहा है और कोई भी कारण से हमने उसे suppress कर दिया, either by applying local ointment, local कोई भी चीज अप्लाई करके हमने उसे suppress कर दिया. वो जो एक लौती चीज थी जो हमें दिखा रही थी कि internally कुछ derange है, उसे हमने externally application से suppress कर दिया, then it will force inward to develop internal disease. सो वो जो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन बनाएगा, दैट वुड बी द इंटरनलाइजेशन फेज. अब वो धीरे धीरे एक एक ऑर्गन में जाके मैनिफेस्टेशन देगा, देन इट विल गो टू टर्शरी स्टेज. धीरे धीरे जाके हर एक टिश्यू एंड सेल्स में उसका जो भी ब्रांचेस है वो टोटली फैलाएगा. सो हर एक सप्रेशन का रिएक्शन होता है. जैसे कि अभी एक्जिमा है सोरा में, अगर उसको सप्रेस किया तो इट विल लीड टू अस्थमा और गैस्ट्राइटिस, राइट. अगर ल्यूकोरिया सप्रेस किया मतलब द नॉर्मल abnormal डिस्चार्ज सप्रेस किया तो इट विल लीड टू यूट्राइन फाइब्रॉइड और रिकरेंट हेडेक्स. ठीक है, अभी ये सारा सप्रेशन में जा रहा है सोरा के. सो नाउ अगर कोई भी पेशेंट हमें ये सिम्टम्स लेके आ रहा है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी पास्ट हिस्ट्री जाने. द सेक्शन यूजुअली जो परफॉर्मर होते हैं आजकल, उसमें पास्ट हिस्ट्री इसीलिए दी हुई होती है कि उससे हम मायाजम का पता लगा सके, बिकॉज आगे हमने पढ़ा दैट मायाजम इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द डिसीज प्रोसेस. सो वो हमें डिसीज का आगे पीछे सब बता देगी. सो वी नीड टू नो कि ये किस वजह से यहाँ तक पहुंचा है, वेदर इट इज सप्रेशन ऑफ सोरा, वेदर इट इज सप्रेशन ऑफ साइकोसिस, बिकॉज हर एक के मैनिफेस्टेशन डिफरेंट होंगे, एंड दैट्स हाउ वी कम टू नो कि अभी इसे ट्रीटमेंट क्या मिलेगी. सो ट्रीटमेंट दी, इट वी शुड अलाउ द रीअपियरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम एज अ क्योर साइन. ठीक है, अगर ओल्ड सिम्टम्स आए तो क्योर साइन हमें ये बात को समझना है. नाउ सोरा रूब्रिक्स एंड रेमेडी. यूजुअली जो सोरा सिम्टम्स है जैसे मेंटल एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, दिस कुड बी अ रूब्रिक you can take for a soric patient. Even if it is not there, you can take. अगर आपको पता है कि सोरा पेशेंट है, you can take some soric manifestation as a rubric. Whether if it is not uncommon, then also you can take it. भले वो uncommon ना हो फिर भी आप उसे ले सकते हैं. फिजिकल सिम्टम्स हो, इचिंग, बर्निंग, वर्स इन मॉर्निंग, इवन वर्स फ्रॉम हीट, एक्सटर्नल हीट. मेजर एंटीसोरिक रेमेडीज जो है वो है सल्फर, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्ब, सोराइनम, सिलिशिया. ये सारी एंटीसोरिक रेमेडीज है. सो ये हमने पढ़ा सप्रेशन इन सोरा. Now we'll go for the next miasm, that is pseudosora, child of conflict. And this is a really restless child. वो child इतना बदमाश या इतना तूफानी होगा कि यूजुअली स्कूल से या टीचर्स मतलब पेरेंट्स से ये कंप्लेन आती ही होगी. इवन अगर वो आपके क्लिनिक में भी आ गया तो वो ये देखेगा, वो देखेगा, सब कुछ देखेगा, वो ऐसे छुप के नहीं रहेगा. इट्स अ चाइल्ड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. यूजुअली सोरा का होप है उसमें, और सिफिलिस की डिस्पेयर है सुडोसोरा मायाजम में. देयर इज अ अल्टरेशन बिटवीन सोराज होप एंड सिफिलिस डिस्पेयर. इंस्टेबिलिटी, रेस्टलेसनेस,
देयर आर द कैटाबॉलिक डिसीज। कैटाबॉलिक डिसीज मतलब जो हमारा मेटाबॉलिज्म करती है, जो भी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है, वो सारी चीजों में डिस्टरबेंस, दैट इज द कैटाबॉलिक स्टेट्स। वो सारे कैटाबॉलिक स्टेट्स वी कुड इंक्लूड इन द pseudoxora miasm, tuberculosis, it could be anemia, right? Different types of anemia could also included in the pseudoxora, because वो syphilitic stage भी डिफाइन करते हैं, इसलिए जैसे कि अगर एनीमिया अगर कोई इनहेरिटेड है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है एचबी का, देन इट विल गो इनटू सिफिलिस, क्योंकि सिफिलिस इज नथिंग बट अ कंजेनाइटल डिस्ट्रक्शन ऑल्सो, उसे हम ये भी कह सकते हैं। सो जो सूडोसोरा होगा ना, उसे कांस्टेंट, देयर इज अ कांस्टेंट डिजायर फॉर चेंज, देयर इज अ डिजायर फॉर एक्टिविटी, एडवेंचर, पेशेंट आएगा कहेगा कि बहुत मोनोटोनस लाइफ चल रही है, अब कुछ चेंज चाहिए, नहीं मजा आ रहा है, कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखना, दैट इज द सूडोसोरा। इट इज ऑल्सो, इट हैज द टेंट ऑफ द रेस्टलेसनेस ऑफ द सोरा। एडवेंचर पे जाना उसको अच्छा लगेगा, मस्ती करना, टांग खिंचाई करना एक दूसरे की, सब अच्छा लगेगा सूडोसोरा को। ठीक है। सो सूडोसोरा बिलोंग्स टू फैमिली जहाँ पे इंसैनिटी या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस हैंड टू हैंड जाते हो। डिसीज मतलब ऑफस्प्रिंग बाय ऑफस्प्रिंग या जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन होते हैं, डिसीज मेजरली हेरिडिटरी डिसीज, दैट आर ऑफ द सूडोसोरा मायाजम। ठीक है। यूजुअली मोडालिटीज दैट कवर्ड बाय द pseudoxora वो होगी एग्रावेशन फ्रॉम हीट, क्लोज रूम या एक्सर्शन, एंड एमेलोरेशन फ्रॉम कोल्ड एयर एंड ओपन एयर और द मोशन। ठीक है। मेन pseudoxoric रेमेडीज है फॉस्फोरस, ट्यूबरक्यूलिनम, पल्सेटिला। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर नेट्रम्यूर, कैलकेरिया फॉस कुड ऑल्सो बी गिवन इन द pseudoxora miasm। अभी सप्रेशन इन pseudoxora थोड़ा डिफरेंट है। अभी क्या होगा कि when सोरिक एक्सप्रेशन फोर्सिबली सप्रेस किया जाएगा और वाइटलिटी पेशेंट की अभी भी स्ट्रांग है, then the whole system turns into pseudosoric activity, that is a catabolic restless destructive phase में धीरे धीरे जाएगा वो। अगर सोरा एक्सप्रेशन सप्रेस किया है और वाइटलिटी अभी भी स्ट्रांग है, तो जाके वो pseudoxora में डेवलप होगा। और जैसे जैसे तुम उसे मेडिसिन दोगे, वो कहता है ना, एक लेयर के बाद एक लेयर, एक लेयर के बाद एक लेयर खुलेगी। दैट्स व्हाई इफ किसी ने हनीमन के केस सीरीज पढ़े हो, तो हनीमन वुड नेवर गिव वन रेमेडी फॉर, लाइक ऐसा नहीं कि एक रेमेडी में खत्म हो जाएगा। सीरीज वाइज रेमेडीज देते हैं, मतलब अभी डोमिनेंट मायाजम ये है तो इस पे दी, नेक्स्ट थोड़े सिम्टम आए, मायाजम चेंज हो गया, उस पे दी। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो आजकल यूजुअली चलन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल चलती जाएगी, कोई भी डिसीज सिम्टम आए उसमें वो एक ही 1 ml का डोज या 10 ml का डोज दे दो, इट इज नॉट सो। द पोटेंसी इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग द एंटीमायस्मेटिक ट्रीटमेंट। सो एवरी सप्रेशन इन द pseudoxora hastens towards destruction। अभी सोरा को सप्रेस किया तो pseudoxora बना, अभी pseudoxora को भी कोई भी चीज से सप्रेस करोगे तो इट विल hastens towards the destructive processes। ठीक है। जैसे कि स्किन इरप्शन सप्रेस हुआ और उसके सामने अगर रिएक्शन में थाइसिस या क्रॉनिक कफ एंड वेस्टिंग डिसीज जैसे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन वाली जो डिसीज होंगी, क्वेश्चन हो गया, मेरास्मस हो गया, ये सारी डिसीज सूडोसोरिक पेशेंट्स के लिए होगी। ठीक है, जिसमें सप्रेस्ड हुआ होगा स्किन इरप्शन ही। बट नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट कि ये सूडोसोरा है या सिर्फ सोरा का सप्रेशन है। Other than that, we could also come to know about the family history of consumption tuberculosis। family history से हम majorly ये जान सकते हैं कि ठीक है ये hereditary में जा रहा है, तो that also can be included in the tubercular miasm। So next, the very first Hahnemann's venereal disease, psychosis, the miasm of excess। एक्सेस मतलब टिश्यू में एक्सेस है, उसका इमोशन में एक्सेस है, थॉट में एक्सेस है, हर एक चीज में साइकोटिक माइजम इज जस्ट एक्सेस। ओवर प्रोडक्शन है, इनफिल्ट्रेशन है, सब चीज उसे जमा करनी है, इकट्ठा करनी है अपने अंदर ही, और वो इतनी इकट्ठा हो जाएगी दैट नाउ द डिसीज और नाउ द स्टेट बिकम द स्टेसिस।
जो बॉडी का स्टेट होगा वो स्टेसिस हो जाएगा। अभी आप ही सोचो कि स्टेसिस जब हो जाएगा बॉडी में तो कौन सी दिक्कतें आएंगी। वीनस कंजेशन हो गया, आर्टेरियल कंजेशन हो गया, इवन गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, वो सब क्या है, अक्यूमुलेशन है, स्टेसिस हो गया है। खून आगे नहीं जा रहा है या फिर कोई मिनरल नहीं आगे जा रहा है, अक्यूमुलेट होके स्टोन बन रहा है। दीज ऑल आर बिलोंग टू साइकोसिस, द मायाजम ऑफ एक्सेस। It express itself through infiltration, multiplication and concealment. Concealment is really important in psychosis. जो psychotic patient होगा उसकी बीमारियां as well as उसकी mental spirit वो भी कंसील छुपा के रखना मांग मतलब छुपा के रखने की इच्छा होगी उस पेशेंट को कि मेरी ये बीमारी किसी को पता ना चल जाए, या फिर मेरी ये सोच है ये भी किसी को पता ना चल जाए, उसका भी बहुत ज्यादा एक साइकोटिक पेशेंट ध्यान रखेगा। सो ओवरव्यू देते हैं साइकोसिस का, वो है ओवर प्रोडक्शन, इन्फिल्ट्रेशन, रिटेंशन, वार्ड्स, थिक डिस्चार्जेस, रूमेटिज्म। मेंटली ही इज रियली सिक्रेटिव, जेलस, गिल्टी टेम्परामेंट वाले होंगे लोग। एंड द मेन एंटीसाइकोटिक रेमेडीज वुड बी थूजा, नेट्रम सल्फ, मेडोराइनम, इट कुड बी कॉस्टिकम आल्सो, इट कुड बी नाइट्रिक एसिड आल्सो, राइट। Let's go for the suppression in psychosis. Now, for knowing the suppression in psychosis, one need to know about the primary manifestation of psychosis. We all know कि psychosis आता कैसे है? Dr. Kent's theory और Dr. Hahnemann's theory is the same. कि gonorrheal infection हुआ, venereal disease है, the very first venereal disease जो हनेमन ने ढूंढी थी। So first gonorrheal infection हुआ, primary manifestation would be the wart, that is condyloma or the gummatous जो soft होगा, it would not be hard like syphilis external manifestation. Psychotic का external manifestation would be little bit softer, right? इसके अलावा urethral discharge होगा which is thick greenish yellow purulent होगा, right? डायनामिक, हेरिडिटरी एंड ट्रांसमिसिबल होगा। जो भी साइकोटिक पेशेंट का मायाजम है दैट कुड बी डायनामिक, इट कुड बी ट्रांसमिसिबल एंड इट कुड बी हेरिडिटरी आल्सो। सो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में ये सारे फिजिकल मैनिफेस्टेशन, अदर देन दैट द मेंटल मैनिफेस्टेशन वुड बी द मोरल एम्बेरसमेंट। मतलब उसकी कोई चीज ऐसी होगी जो उसको नहीं पसंद होगी, वो उसको छुपा के रखने की कोशिश करेगा कि कहीं ये किसी को पता चल गया तो उसकी बदनामी होगी या फिर क्या सोचेंगे लोग उसके बारे में। ये सब प्राइमरी मेंटल मैनिफेस्टेशन है, राइट। सीक्रेटली फियर ऑफ एक्सपोजर ऑल्सो, कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि वो क्या सोच रहा है, वो किसी को दिख दिख ना जाना पाए, इसलिए वो अपनी बीमारियां भी ऐसी होगी उसको कि उसको छुपानी पड़ेगी उसको अपनी बीमारियां। इसलिए मेजरली साइकोटिक मैनिफेस्टेशन वो जेनाइटल्स पे आते हैं, मेजरली साइकोटिक मैनिफेस्टेशन वो पेल्विक ऑर्गन्स पे दिखते हैं, राइट। अभी ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन सप्रेस किया, मतलब सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन आया। अब सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन मेजरली इंक्लूड्स द रूमेटिज्म, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। साइकोटिक वाले जितने भी होंगे ना वो सारे स्पेशली द ह्यूमिड वेट वेदर और रेनी वेदर में जो रूमेटिज्म आएंगे या फिर स्टिफनेस ऑफ जॉइंट पेशेंट को फील होगा, that is all belong to psychosis, right? Other than that secondary manifestation में कैटारल स्टेट्स भी होगा। कैटारल स्टेट्स इसका मतलब chronic bronchitis हो गया या फिर साइनोसाइटिस हो गया। अभी अस्थमा भी हो सकता है, अस्थमा आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया, that could also be the thing। इसके बाद सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो द सेम, गिल्ट है थोड़ा पेशेंट को, देर इज अ लिटिल बिट ऑफ शेम, गिल्टी, ये सारे चीजें सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस में आएगी। सस्पिशियसनेस इज द प्राइम प्राइम सिम्टम ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर द साइकोटिक पेशेंट, राइट। अभी ये भी सप्रेस कर दिया तो अब साइकोसिस विल गो इनटू टर्शियरी फेज, दैट इज अ डीजनरेटिव फेज। और जो डीजनरेटिव फेज है ना वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को क्रिएट करेगा, राइट। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मेजरली गाउटी डायथिसिस या फिर यूरिक एसिड रिटेंशन, ये सारे साइकोटिक के टर्शियरी मैनिफेस्टेशन है विच वी नीड टू रियली केयरफुली हैंडल देम बिकॉज दे आर द रियली डिफिकल्ट टू हैंडल इट। हाइपरट्रोफाइड ग्लैंड्स हो गई, स्किन बहुत थिक होगी, स्केली हो जाएगी, वार्टी होगी। नाउ टेंडेंसी टू ओबेसिटी, देयर वुड बी द टेंडेंसी टू ओबेसिटी। और इधर से सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर,
It could be the diabetes mellitus also. It could be the atherosclerosis. जो the atherosclerosis is nothing but the deposition of the cholesterol, and psychosis is also the deposition, accumulation of everything. राइट, सो वो सारी आ जाएंगी. अभी टर्शरी मैनिफेस्टेशन में साइकोटिक पेशेंट विल बी हैविंग डिल्यूजन. डिल्यूजन किस बात का होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, या फिर कोई उसे समझ नहीं पा रहा है, या फिर डिल्यूजन कोई उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा गिल्ट होगी, अशेम्ड पर्सनालिटी होगी. इमोशनल कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा साइकोसिस को. इमोशनल कॉन्स्टिपेशन यानी कि वो अपनी फीलिंग्स फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ साइकोटिक पेशेंट कि वो खुल के अपनी फीलिंग बता सके, क्योंकि पहली बात तो वो खुद उस पे उसको शर्म आती है बताने में, और उसको डर भी है कि कहीं पता चल गया तो क्या होगा, और उसे हर एक चीज को कंट्रोल करने की डिजायर होगी. दिस आर ऑल द टर्शियरी मैनिफेस्टेशन, राइट. तो मोस्ट इजिली सप्रेस्ड एंड मोस्ट degenerative disease is the psychotic disease, and very hard to treat it. Suppressed gonorrhea, arthritis, asthma. Rubrics can be taken as suppressed gonorrhea, complaints after dullness after suppression. ये सारे हम suppression in psychosis में ले सकते हैं. So this is all about psychosis. And it is really important. That is what the practicality in the psychosis thing is, कि हमें manifestation पता होने चाहिए हर एक disease के. Then you can go ahead. So moving ahead, last of the miasm is the syphilis, the miasm of the destruction and decay. So syphilis के बारे में ये कहा जाता है that it corrodes silently, disintegrate persistently, and ends in destruction. खत्म कर देगी लास्ट में खुद को, मतलब कोई भी सिफिलिटिक पेशेंट लास्ट में, दैट इज के टर्शियरी फेज में, खुद को खत्म करने की टेंडेंसी रखता होगा. दैट इज अ सुसाइडल टेंडेंसी. सिफिलिस ओवरव्यू वी ऑल नो, अल्सरेशन है, डीजनरेशन है, डिफॉर्मिटी है. इवन कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी आर ऑल्सो द इनहेरिटेड सिफिलिस. mental despair, hatred, self-destruction, deep ulcers, bone decay, paralysis could be considered as a syphilitic miasm. Main antisyphilitic remedy would be Mercurus aurum syphilinum. Other than that, nitric acid could also be counted in them. Again, suppression in syphilis. For knowing suppression in syphilis, we need to know the primary syphilis, secondary, and then tertiary. Primary syphilis, we all know that वो जो syphilis हार्ट शेंक्रे होता है, हार्ट सोर जिसे हम कहते हैं, वो यूजुअली पेनलेस होगा. ठीक है, वो भी जेनाइटल एरियाज में ज्यादा दिखने को मिलेंगे. सो वहां पे अगर कोई भी लोकल ऑइंटमेंट की वजह से या कुछ भी वहां पे सप्रेशन किया, देन इट विल ड्राइव दैट शेंक्रे डिसीज इनवर्ड. मतलब वो अंदर ज्यादा अंदर फैलाएंगे, हर एक ऑर्गन्स में जाके अपना यू नो अपना मैनिफेस्टेशन देंगे सिंगल सिंगल ऑर्गन्स पे जाके. एंड देन अगर वो भी सप्रेशन हुआ, देन इट विल लीड टू टर्शियरी मैनिफेस्टेशन, जो होगा हमारा मेजरली हर एक टिश्यू या फिर हर एक सेल्स में. सो इन शॉर्ट, द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन वी ऑल नो दैट इज लोकलाइज्ड शेंक्रे, हार्ड इंड्यूरेटेड होगा, मेंटली थोड़ा शॉक में होगा, गिल्टी भी होगा, फियर ऑफ बीइंग फाउंड आउट, शेम, रिमोर्स. सिफिलिस के मैनिफेस्टेशन मेंटल और psychotic mental manifestation, they are all in the same plane only, because they both are the venereal disease, और venereal disease are the sexually transmitted disease. अगर ऐसा ही सोचे तो it is a thing of ashamed in the society, मतलब shameful है ये society में. That's why the mental picture will also go in that direction कि हाँ भाई शर्म आती है कोई भी चीज के लिए. और इट्स नॉट के एक्वायर्ड ही हो, इट कुड बी इनहेरिटेड ऑल्सो. साइकोटिक सिफिलिटिक आर ट्रांसमिसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सो वो इनहेरिटेड भी हो सकते हैं. एक छोटा बच्चा भी डोमिनेटिंग सिफिलिटिक माइजम लेके पैदा हो सकता है. इट डजंट मीन दैट इट हैज बीन एक्वायर्ड, इट कुड बी इनहेरिटेड, राइट. सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन जो होगा वो सिफिलिस में कॉपरी इरप्शन है, म्यूकस पैचेस हो गए, एलोपेशिया एरियाटा है, या फिर अल्सर्स हो गए, बोन पेन दैट आर एग्रावेटिंग इन द नाइट. दोज आर द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन. टर्शियरी मैनिफेस्टेशन आर मच मोर डिस्ट्रक्टिव, डिकेइंग. उसमें बोन कैरीज हो जाएंगी, राइट. उसमें मेजरली अल्सरेशन, नेक्रोसिस, गुमेटस ट्यूमर्स, एन्यूरिज्म, एपोप्लेक्सी, पैरालिसिस, डिजेनरेटिव डिसीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. किसी का एमआरआई देखा या एक्सरे देखा, उसमें कोई भी डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं,
डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आए, इट कुड बी कंसिडर्ड इन सिफिलिटिक। जैसे कि अगर रूमेटिज्म और आर्थराइटिस can be considered in psychotic manifestation, secondary changes of psychotic manifestation, then osteoarthritis could be considered in the syphilitic manifestation. अभी syphilis का tertiary mental manifestation is the dangerous, because that is the last stage where the life would end. क्योंकि यहाँ पे अब पेशेंट को सेल्फ कंडेमनेशन है। सेल्फ कंडेमनेशन यानी कि वो खुद को किसी भी छोटी या बड़ी चीज के लिए ब्लेम कर रहा है, और उस वजह से उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है। डिस्पेयर, बिलीफ दे आर डैम्ड, उसको डिल्यूजन होने लगा है कि अब वो खतरे में है, या फिर अब वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। कोई उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है जो अब मतलब जो अब माफी के लायक भी नहीं है। उससे सब ऐसे डिल्यूजन्स होने लगते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट रेमेडी इज द ऑरम मेट फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्पेयर और डिल्यूजन, बट यू नीड ऑल्सो टू मैच द सिम्टम सिमिलैरिटी फॉर गिविंग द सिफिलिटिक। एक बार सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पे और मायाज्मेटिक मैच करने के बाद जो मेडिसिन देते हो, और अगर पेशेंट इज गेटिंग बेटर, then you can end the treatment with that anti-miasmatic high potency medicine, right? The rubric could be taken for the syphilis many after suppressed chancre. फर्स्ट यू कैन गो टू द फर्स्ट ऑल्सो। मैंने बोला ना कि सिफिलिस या फिर सोरा हो या साइकोसिस हो, आप उसके अगर एक बार मायाजम पता चल गई तो आप इवन इफ इट इज अनकॉमन और कॉमन, आप उसके मायाजमेटिक सिम्टम्स लेके रूब्रिक्स में डाल के मेडिसिन निकाल सकते हो। नो वरीज, डोंट कैरीज फ्रॉम सप्रेस्ड सिफिलिस। So this is the comparative summary. SORA deficiency, pseudo-SORA instability, psychosis is excess, syphilis destruction, and each one of them affects mind, body, vitality. That all differently I have told you. Now suppression across miasms. So that also I have side by side told you कि अगर skin eruption suppress किया तो internal disease में majorly जो न्यूरल्जियाज है या पेन है, वो सारी चीजें सोरा के एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन को सप्रेस करने के बाद आएंगी। पेन, एनी काइंड ऑफ न्यूरल्जिया, एनी काइंड ऑफ फंक्शनल डिसऑर्डर, इट कुड बी डिस्पेप्सिया आल्सो, डिस्फेजिया आल्सो, एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, डिफिकल्टी कुड बी मैनिफेस्टेड आफ्टर द सप्रेशन ऑफ सोरा। ठीक है, सोरा के सप्रेशन के बाद ही हो सकता है। स्यूडोसोरा में मेजरली इमोशन के सप्रेशन के बाद कैटाबॉलिक स्टेट्स आ सकता है। साइकोसिस में गोनोरिया सप्रेशन के बाद रूमेटिज्म आ सकता है, और सिफिलिस में अल्सर के बाद सप्रेशन के बाद डिस्ट्रक्शन आ सकता है। इसके अलावा आई वांट टू ऐड समथिंग न्यू डायमेंशन टू दिस, दैट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अभी सबको पता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या है, दैट इज एन एम्ब्रियोलॉजी। अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी स्टडी कर ली, देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू कनेक्ट द मायाजम थियोरी ऑल्सो, क्योंकि मायाजम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में एक एम्ब्रियो ग्रो होता है। या फिर कोई भी एम्ब्रियो में वी नो के 3 लेयर होते हैं, एंडोडम, मीजोडम, एक्टोडम। वो तीनों लेयर में कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, या कौन कौन से सेल्स डेवलप हो रहे हैं, उसी जगह पे ये मायाजम्स एक्ट करेंगे, और उसी से हमें द पाथवे ऑफ क्योर भी मिलेगा। वी ऑल नो एक्टोडर्म जो है वो सबसे बाहरी लेयर है हमारी बॉडी का, दैट इज द स्किन। और थोड़ा बहुत नर्वस पार्ट इज ऑल्सो, नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो फ्रॉम द एक्टोडर्म। इसलिए कभी भी आप देखना स्किन का सप्रेशन होने के बाद मेजरली न्यूरल्जियास डेवलप होते हैं, क्योंकि डिसीज उसी डर्मेटोम में ज्यादा आगे जाएगी, मतलब अंदर की तरफ जाएंगी। एक्टोडर्म के बाद आता है मीजोडर्म, मीजोडर्म के बाद आता है एंडोडर्म। सो यू कैन सी के डेवलपमेंट में पहले एंडोडर्म डेवलप हुआ, फिर मीजोडर्म डेवलप हुआ। इसलिए जब डिसीज अंदर अंदर प्रोग्रेस होके जाएंगी, इट विल गो टुवर्ड मोर वाइटल ऑर्गन्स, बिकॉज वो जो मीजोडर्म है वो सारे वाइटल ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करता है, या फिर उसी में से वो मीजोडर्म लेयर में से ही सारे वाइटल ऑर्गन्स बनते हैं। सो इट्स अगेन अ वेरी वाइड कंसेप्ट, वाइड थियोरी, बट इट इज फैक्ट एंड इट इज ट्रू फॉर स्टडिंग द मायाजम। एम्ब्रियोलॉजी के साथ अगर मायाजम स्टडी किया, देन इट विल एक्सप्लोरिंग, इट विल बी द न्यू चैप्टर फॉर यू ऑल समझने के लिए। बट इट्स लेट्स आगे बढ़ते हुए
क्लिनिकल यूटिलिटी वर्सेस थियोरेटिकल बर्डन, जो आज का हमारा टॉपिक है, कि इसमें क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है? तो जो मैनिफेस्टेशन हम सीख रहे हैं वही उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी है, कि अगर हमने डे टू डे लाइफ में हमारा ये क्लिनिकल अप्लाई करना सीख लिया, हमें हर एक सिम्टम पे हर एक मायाज़म अप्लाई करना सीख लिया, देन इट वुड नो डिज़ास्टर, और वी कैन फाइंड सिमिलिमम। हम अच्छे से सिमिलिमम ढूँढ के मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और उसका जो भी डिसीज़ का प्रोग्रेस है, या फिर हम बोलते हैं ना प्रोग्नोसिस क्या होगा डिसीज़ का, वो हमें मायाज़म से पता चलता है हमारी मेडिसिन्स में। यूजुअली एलोपैथिक मेडिसिन में डिसीज़ पर से उनको प्रोग्नोसिस मालूम पड़ता है, पर हमारी मेडिसिन आर द ओनली सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमें मायाज़म से उसका प्रोग्नोसिस मालूम पड़ता है कि वो आगे कहाँ जाएगी। मिसयूज़ किया तो लेबलिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ट्रू यूज़ किया तो इट विल गाइड पोटेंसी, रिपिटेशन, क्रॉनिक मैनेजमेंट। Potency must be higher. Anti-miasmatic prescribe कर रहे हो तो you cannot prescribe sulfur 30 as an anti-miasmatic medicine. It should be given in 1 m, 10 m or cm. Repetition would be the least. एक डोज दिया एंटी माइasmatic का, वेट एंड वॉच, उसको पूरी तरह से अपनी एक्शन दिखा देने दो, देन ओनली यू टर्न टू द नेक्स्ट पेज. Ellen had very brilliantly said this line that miasm ceases to be theory when used daily. उसको डेली अगर यूज करने लगे तो मायाजम सिर्फ एक थियोरी बन के नहीं रह जाएगी, बट वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी में भी आएगी. मॉडर्न इंटरप्रिटेशन. अभी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में कैसा है कि व्यू मायाजम थ्रू द लेंस ऑफ क्रॉनिक प्रीडिस्पोजिशन. जो हमने देखा, वो जो इडियोसिंक्रेटिक थियोरी थी, वो ये मॉडर्न कंसेप्ट है कि सबको एलर्जीज होती हैं, या फिर सम पीपल आर यूज्ड टू से दे आर लैक्टोस इंटॉलरेंट. They are all the chronic predisposition or the genetics. They are the immune dysregulation. और उसके लेंस से हमें माइज्म को देखना है इन टुडेज मॉडर्न एरा. ठीक है. सोरा क्या है? सफर्स एंड होप्स. सफर भी करता है, होप भी करता है. सो मेजरली सोरा एलर्जी या फंक्शनल डिस्टर्बेंस में सोरा हम माइज्म यूज करेंगे. स्यूडोसोरा वेनोस कैटाबोलिक. साइकोसिस हाइड्स एंड अक्यूमुलेट. छुपाता भी है और जमा भी करता है. दैट इज द साइकोसिस. मेजरली जो ऑटो इम्यून डिसीजेज होती है या फिर प्रोलिफरेटिव डिसीजेज होती है, एज वी नो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसीज, एंड इट इज अ साइकोटिक, वन ऑफ द साइकोटिक मैनिफेस्टेशन. सिफिलिस करप्ट्स एंड डिस्ट्रॉय. वो क्या करप्ट करता है? मेंटल करप्ट कर देता है. मेंटल करप्ट कर देता है मतलब झूठ बोलना, दैट इज द लाइंग. Self condemnation, suicidal tendency, these all in the syphilis. So syphilis corrupts and destroys. So degenerative और malignancy, मतलब जितने भी कैंसरस डिसीज है वो सारी सिफिलिटिक मायाजम में आएंगी, बिकॉज इट डिस्ट्रक्ट्स. इट गॉट लॉस्ट कंट्रोल इन सिफिलिस. अनकंट्रोलेबल डिजास्टर सिफिलिस में होगा. So how you can integrate in your daily practice prescribing? You have to evaluate the totality through miasmatic color. You have to identify which is the dominant and which is the latent miasm. Because आपको उन दोनों के लिए prescription करना पड़ेगा. First you need to remove the layer of a dominant miasm and then the active miasm. Select anti-miasmatic remedy and observe the direction of cure. अब direction of cure is really important, and the direction of cure Ellen ने बोला है that it is a retrograde path of the cure. पीछे जाएगा. जो जिस डायरेक्शन में डिसीज आया है उसी डायरेक्शन में उसको ट्रेस करते हुए पीछे जाएगा. सो द क्योरेटिव प्रोसेस इज अ रेट्रोग्रेड वन. J.H. Allen explains that when cure begins, the disease reverses its course. It moves from within outward, from deeper organ to superficial one, and from more vital to less vital part. This is the Haring law of cure. और वो जो लॉ ऑफ क्योर है वो हमें मायाजम पता चलने के बाद ही दिख सकता है. अदर देन दैट वी कुड नॉट फाइंड द क्योर. अभी पेशेंट आया, स्किन इरप्शन है, कोई उसको लेके आया है, आपने उसका ठीक कर दिया, थोड़े दिन बाद आके कहता है मुझे यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है. बट अगर आपको उसकी पास्ट हिस्ट्री नहीं पता होगी, क्या पता उसको साइकोटिक के बाद उसको ये मैनिफेस्टेशन आया हो. मतलब डोमिनेट अभी सो रहा है, पर आपको नहीं पता है कि साइकोटिक उसके लेटेंट में था, तो आप तो वी वुड मतलब घबरा जाएंगे हम कि यार ये तो साइकोटिक में चला गया. बट इट इज अ डायरेक्शन ऑफ अ क्योर. वो साइकोटिक में गया बिकॉज ओल्ड सिम्टम्स रीअपियर, योर मेडिसिन वर्क्स. सो जे चलन emphasize that symptoms often reappear in reverse order of their development. जिस
ऑर्डर में वो डेवलप हुए हैं उसके एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर में ही वो मिटेंगे। ओल्डर जो है वो प्रीवियसली सप्रेस कंडीशन का वो ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिटर्न होगा, एंड दैट इज द ओनली ट्रू हीलिंग। So in short, cure retraces the path of disease from internal to external, from vital to less vital, and from recent to old। ठीक है, अभी अभी वाले जो आए हैं वो सबसे पहले, मतलब जो सबसे लेट डिसीज में डेवलप हुए हैं, जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है वो सबसे लेट जाएंगे। मतलब वो सबसे पहले जाएंगे और जो इंटरनल है वो सबसे लेट जाएंगे। So the conclusion for this whole today's session is कि मायाज़म is the clinical compass, not a burden. It is a clinical compass. Compass हमें क्या दिखाता है? Direction where to proceed in the case, कहाँ जाना है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट वही देगा, मायाज़म ही देगा कि आगे क्या क्या हो सकता है। मेडिसिन देने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद यही सिम्टम आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है देन योर मेडिसिन इज रॉन्ग। सो यू नो द प्रोग्नोसिस, यू नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रिस्क्रिप्शन। सो मायाज़म हमें क्लिनिकल कंपास है, बर्डन नहीं है। सप्रेशन इज द एनिमी ऑफ क्योर। सिर्फ अपने पूरे क्योर में यही ध्यान रखना है, वी नीड नॉट टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन। टू ट्रीट द डिसीज इज ऑर्डिनरी, दैट इज अगर कोई भी डिसीज हमने ट्रीट किया है वो ठीक है, बट ट्रीट अ मायाजम इज एन आर्ट। दैट्स व्हाट हैनेमन एंड एलन combinedly would have said. So that's been my time. Thank you so much for listening so carefully. Thank you, thank you. हाँ, थैंक यू डॉक्टर। ये आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। अच्छा, मिक्स्ड माइल्म के विषय में आपने थोड़ा सा चर्चा कीजिए। मिक्स्ड माइल्म जो आते हैं, जिसमें कि खास करके इस्ट्रेजेनिक डिजॉर्डर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे दवाई लेने के बाद में और एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने के बाद में, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस पर आप थोड़ी सी चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मिक्स्ड मायाजम अभी आज के जमाने में यूजुअली एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम मिक्स्ड या मायाजम। पर दैट्स व्हाई एक आई एम यस, बट मिक्स्ड मायाजम में भी देर इज डोमिनेंट तो कोई एक होगा ही सर। देयर शुड बी वन डोमिनेंट मायाजम। डेफिनेटली मिक्स्ड मायाजम है, बहुत सारे मायाजम है, बट डोमिनेंट एक होगा ही, और उसके सिम्टम के बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे, बिकॉज वी नीड टू एनालाइज द सिम्टम। अभी एनालाइज करेंगे जब सिम्टम को, तो हम कहते हैं यूजुअली मायाजमेटिक इवेल्युएशन भी करना जरूरी है। जो भी केस आता है हमारे पास, मायाजमेटिक इवेल्युएशन इज इम्पोर्टेंट। तो उस मायाजमेटिक इवेल्युएशन के बेस पे हम पता लगा सकते हैं अभी डोमिनेंट मायाजम कौन सा है, एंड देन वी नीड टू ट्रीट अकॉर्डिंगली। So layer by layer it will cherish, and then we need to prescribe further. देन मैडम एक चीज और बताइए। आप आपका क्या व्यूज है कि अगर जैसे डोमिनेंट माइज्म कोई है, आपने अच्छा बात बोला कि डोमिनेंट माइज्म है, तो डोमिनेंट माइज्म के बाद में कौन सा माइज्म अगर इरप्ट होता है, उसके बाद में कौन सा इरप्ट होता है? और आजकल ट्यूबरकुलर माइज्म और कैंसर माइज्म की भी चर्चा है। Yes, yes. तो इसमें हम लोग का पाथवे क्या होगा? पाथवे इसका इम्पोर्टेंट होगा अंडरस्टैंडिंग। देयर शुड बी द पाथवेज। Um, मैंने जैसे बोला द एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वो एक बहुत जरूरी है, दैट्स गुड। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो क्योंकि नहीं, हम माइम का जैसे अगर सपोज ए पेशेंट इज पेशेंट हैज द soric miasm in the dominant and syphilitic in the background, okay, then in that case what you feel, what आपको क्या लगता है कि कौन सा माइम को आ जाना चाहिए जिससे कि आपका ये रहेगा? अगर सोरिक डोमिनेंट है और उसके बाद सर बैकग्राउंड में सिफिलिस है, am I सिफिलिस right? है या साइकोसिस भी हो, कोई भी हाँ, हो। तो फिर उसी के मैनिफेस्टेशन आने ही चाहिए। वो हमें वही बताता है, अगर हमने पास्ट हिस्ट्री ट्रेस की है पेशेंट की, राइट, और अभी सोरा मैनिफेस्ट है, ठीक है, अभी के फिलहाल डोमिनेंस में सोरा है, वी नीड टू ट्रीट फर्स्ट दैट। ठीक है, बट लेटेंट मायाजम को भी हमें ध्यान में रखना है कि इसके बाद ये ही आना चाहिए। देन वी वुड, मतलब उसी हिसाब से हम उसको वापस साइकोटिक या फिर सिफिलिटिक, जैसे ही उसके मैनिफेस्टेशन आएंगे हम उसको वही एंटी सिफिलिटिक या फिर एंटी साइकोटिक मेडिसिन देंगे। प्लस सिम्टम सिमिलैरिटी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटी मायाजमेटिक रेमेडी देके बात खत्म करेंगे। जैसे मैंने बोला कि एंटी साइकोटिक थूजा है या फिर मेडोराइनम है, तो बिना सिम्टम सिमिलैरिटी के हम ये दो मेडिसिन नहीं दे सकते पेशेंट को। उसकी मैनिफेस्टेशन वो भी कवर होना चाहिए ना। भले एंटी साइकोटिक है, पर दूसरी भी बहुत सारी एंटी साइकोटिक रेमेडीज है जो ये
पेशेंट के सिम्टम कवर करेगी, तो वी नीड टू गिव दैट फर्स्ट। दैट इज तो मेरा कहना था कि जैसे सिफिलिटिक माइल्ड में डिस्ट्रक्टिव माइल्ड, यस so if the patient is suffering from psoriatic mild dominance and the syphilitic reappear, do you feel that it is correct pathway? यस, आई फील दैट इट इज अ करेक्ट पाथवे, क्योंकि लेयर बाय लेयर ही आएंगे। तो अगर उसके बाद सिफिलिस आ रहा है तो इट डजंट मीन कि हम गलत पाथवे पे जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल कि उसको ये कभी भी सिम्टम आया ही नहीं अपनी लाइफ में। अगर बहुत एकदम ही न्यू एज पर कैंस 12 ऑब्जर्वेशन कि अगर ये एकदम ही न्यू सिम्टम अपीयरेंस है, देन इट इज अ रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ क्योर। बट अगर पास्ट में ये चीज हुई है, मतलब ओल्ड सिम्टम्स अगर रीअपियर हो रहे हैं, देन इट इज नो बॉदर, वो बॉदर करने की चीज नहीं है। हाँ, और यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है आपका ओके, जवाब से, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द लेवल स्ट्रेंथ ऑफ द सिफिलिटिक माइल्ड एट दैट, हाँ, सपोज दैट्स व्हाट आई एम नेक्स्ट हाँ टेलिंग यू हाँ कि हाँ, टर्शरी अगर सिम्टम होंगे सिफिलिस के, देन इट इज लिटिल बिट कंसर्न तो हमें हाथ रखना पड़ेगा, क्योंकि तब तो हम लोग इसको, टर्शरी सिफिलिस इज हाँ, डिस्ट्रक्शन टोटल, वो कैरीज हो गया, बोन कैरीज हो गया। एट दैट टाइम वी कुड माइट पेलिएट ओनली, नथिंग वी कुड डू फॉर क्योरेटिव प्रोसेस, टू बी इसका ऑनेस्ट। मॉडल ये भी अच्छा मॉडल हो सकता है कि ये क्यूरेटिव मॉडल्स में अगर आपका ये है, तो ये आपको रीअपियर करेगा ही। साइकोटिक अपने, सॉरी सिफिलिटिक साइकोटिक अपने आप धीरे धीरे सबसाइड पे जाएगा विदाउट एनी। यस, विदाउट एनी ये मेडिसिन। एक मॉडल का ये पॉसिबिलिटीज हम लोग को दिखलाई पड़ता है। यस यस सर। ठीक है मैडम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। हम लोग का सेशन समाप्त हो गया है। और यस डॉक्टर स्वप्निल जी, नाउ यू कैन हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर धनेश। एंड अवतुल्ला जी, आप फिर से आइए दोबारा, आपने स्टेशन में आपसे बात कर लेंगे और कुछ और सेशन लीजिए। हम लोग के इंग्लिश सेशन में भी आइए, इंग्लिश सेशन में श्योर सर। नहीं है तो उसमें भी हम लोग आपको आमंत्रित करते हैं। तो इसके साथ में थैंक आप, स्वप्निल जी, यू आर रेडी टू से यू। समथिंग? यस मैम, यस सर, यस सर। या, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आज आने के लिए बहुत अच्छा बताया आपने मियाज़ के बारे में। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले इंग्लिश सेशन के लिए। फॉर दैट आई वुड लाइक टू हैंड ओवर डॉक्टर धनेश सर फॉर इंग्लिश सेशंस।